नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ई वाले मुहावरे। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ए से लेकर डी तक के सारे मुहावरे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे मुहावरे पढ़ लिए होंगे। और जल्द ही में एक छोटा सा सेशन डालेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार वो मुहावरे एग्ज़ाम में आते हैं या एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बिना कोई देरी किए हम अपना काम शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं नंबर फर्स्ट मुहावरे की। सामने लिखा हुआ है आई फॉर एन आई। देखिए यहाँ पर हम लोग ई वाले मुहावरे की जब बात कर रहे हैं तो ई वाले मुहावरों पे आई पे दो मुहावरे बने हुए हैं। जब नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आई फॉर एन आई और दूसरा लिखा हुआ है सी आई टू आई विद। आपको एग्ज़ाम में सी आई टू आई विद पूरा नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आई फॉर एन आई पहला, और ये मिलेगा आई टू आई विद भी नहीं मिलेगा और सी भी नहीं मिलेगा, या सी आई टू आई मिल सकता है, विद नहीं मिलेगा आपको। तो आई फॉर एन आई और आई टू आई सी के साथ में जब मिलेगा तो आपको ऐसे कंडीशन में दोनों में अंतर पहचानना है। नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं किसी को आँख के बदले आँख दिखाना, यानी जो इंसान आपके साथ जैसा करता है जब आप उसके साथ वैसे ही करते हैं, यानी कि टेट फॉर टैट करते हैं, तो उसको बोलते हैं आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, यानी कि टेट फॉर टैट। फिर से देख लीजिए, नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है आई फॉर एन आई। जब आप किसी इंसान के लिए जैसा वो करता है बिल्कुल वैसा ही करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई फॉर एन आई। क्या बोलते हैं? आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। यानी कि जिसका ऑप्शन जब बनेगा तो क्या बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा इंग्लिश में टिट फॉर टैट। ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे सेकंड मुहावरे की तो लिखा हुआ है सी आई टू आई विद। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान आप जिसके साथ में हैं वो जो भी चीज़ कह रहा है आप उसके साथ एग्री करते हैं, आप उसके साथ सहमत हैं, उसकी बात से सहमत हैं, तो मुहावरे का यूज़ करते हैं सी आई टू आई विद। यानी कि जहाँ जिसकी नज़र जा रही है आप भी वही कर रहे हैं, जो वो कर रहा है आप भी वही कर रहे हैं, आप उसकी हर बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो ये कहलाएगा सी आई टू आई विद, किसी की बात से सहमत होना। तो आज हम जो मुहावरे दो किए हुए हैं पहले उनको ध्यान सुन लीजिए और डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, यानी कि टेट फॉर टैट। नंबर सेकंड में लिखा हुआ है सी आई टू आई विद, यानी किसी इंसान से एग्री होना या किसी व्यक्ति से सहमत होना। ठीक है। आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, यानी कि टेट फॉर टैट। नेक्स्ट में लिखा हुआ है सी आई टू आई विद, किसी बात पे सहमत होना। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि किसी इंसान से एग्री करना। यहाँ पर आप ऑप्शन के तौर पे एग्री शब्द लिख सकते हैं। ठीक है। बात करें नंबर थर्ड की, लिखा हुआ है इंड इन स्मोक। बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर देखिए ज़रा। हम जानते हैं कि इंड का मतलब होता है खात्मा होना, यानी किसी चीज़ का ख़त्म होना। इन स्मोक का मतलब हो गया सब धुआं हो गया, अंत में हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने आपसे पहले भी कहा आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको सारे मुहावरे याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इधर लिखा हुआ है इंड इन स्मोक, सब कुछ ख़त्म हो गया और धुआं हो गया। इसका मतलब ये कि अंत में कुछ हाथ में नहीं लगा। जब अंत में कुछ हाथ नहीं लगता है यानी सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए ज़रा। व्यर्थ चले जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो माने चले जाना। इन वेन का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यर्थ चले जाना, यानी कि बेकार हो जाना। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बोला हुआ है कि मेरे सारे प्रयास असफल हो गए, यानी कि सब बेकार हो गए, तो आपको जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? आपका सेंटेंस बनेगा ऑल माई एफर्ट्स इंडेड इन स्मोक। क्या सेंटेंस बनेगा? ऑल माई एफर्ट्स इंडेड इन स्मोक। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री idioms. Number first is I for an I, जैसे को तैसा, it means tit for tat. The next is here see eye to eye with, it means to agree with someone. The third one is here to end in smoke, it means to go in vain, यानी किसी चीज़ का व्यर्थ चले जाना। Example is there all my efforts ended in smoke, मेरे सारे प्रयास क्या हो गए? असफल हो गए। कुछ एग्जाम ऐसे भी बने हैं जिनमें इंड इन स्मोक की जगह कुछ और लिख कर आता है। मैं आपको बता दूँ क्या लिख कर आता है, इधर देखिए ज़रा। लिख कर आता है इंड इन फिएस्को। फिएस्को का मतलब होता है फेल्योर। ये अगर आप ध्यान दें तो भारी असफलता, भारी असफलता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैवी फेल्योर। फेल्योर माने क्या होता है? असफलता। तो इंड इन फिएस्को का मतलब भी सेम हो जाएगा, अंत में भारी असफलता हाथ लगना। थोड़ा सा अंतर पैदा हो गया। इंड इन स्मोक का मतलब बताया कि आपने कोशिश की लेकिन वो प्रयास असफल हो गया। इंड इन फिएस्को मतलब क्या हुआ? आपको भारी असफलता हाथ लगी। जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें, अगर हम फिएस्को यानी कि हैवी फेलियर के लिए कोई वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं डी बेकर, DEBACLE।
हिंदी दोनों की सेम हो जाएगी, भारी असफलता, इट मीन्स हैवी फेलियर। So finally we have discussed four of the idioms here. The first one is eye for eye, जैसे को तैसा, mean tit for tat. The next is here see eye to eye with, it means to agree with someone. The next is here in smoke, it means to go in vain, इसमें जो भी आपने प्रयास किया वो असफल हो गए. The next is here in fiasco, it means to get heavy failure, and the synonym of fiasco is debacle. The word is debacle. Now we're talking about the fourth one here, at the 11th hour. एट द 11th आवर का मतलब हो गया एट द वेरी फाइनल मोमेंट, बिल्कुल अंतिम मौके पर, एट द वेरी फाइनल मोमेंट, बिल्कुल अंतिम मौके पर, है ना। जैसे कि कई बार मैंने आपसे बताया, पहले भी डिस्कस किया था कि कोई इंसान या कोई क्रिकेटर मैच खेल रहा है और लास्ट बॉल में 6 मार के मैच को जिता देता है, तो वो जो हमारा ऑप्शन बनेगा, सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा कि इंडिया वन द मैच एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी फाइनल मोमेंट, बिल्कुल अंतिम मौके पर। ठीक है, बात कर रहे हैं नंबर 5 की। देखिए लिखा हुआ है इनफ रोप। इनफ मतलब पर्याप्त, रोप मतलब रस्सी, गिव मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है देना। ठीक है, गिव मतलब क्या हो गया, देना। तो जब आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए पर्याप्त जगह या आज़ादी देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव इनफ रोप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए पर्याप्त जगह या आज़ादी देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव इनफ रोप, पर्याप्त जगह या आज़ादी देना, पर्याप्त जगह या आज़ादी देना। इट मीन्स टू गिव फ्रीडम, किसी इंसान को कोई काम करने के लिए पर्याप्त जगह या आज़ादी देना। ईट योर वर्ड्स, अपने शब्द वापस, शब्द खाना नहीं, इसका मतलब हो गया अपने शब्द वापस लेना, यानी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना, अपनी गलती को कबूलना, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना या गलती को कबूलना। आप जानते हैं गलती कबूलने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एडमिट लगाते हैं। गलती कबूलने के लिए हम लोग और क्या लगाते हैं, कन्फेस लगाते हैं, CONFESS, ये 2 वर्ड लगाते हैं। एडमिट और कन्फेस का मतलब क्या हो जाएगा, गलती को कबूलना यानी गलती को स्वीकार करना। ईट योर वर्ड्स, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना। इनफ रोप, पर्याप्त जगह या आज़ादी देना। एट द 11th आवर, एट द वेरी फाइनल मोमेंट। इन स्मोक, अंत में कुछ हाथ न लगना, इनकी असफलता से हाथ लगना। सी आई टू आई विद मतलब हो जाएगा सहमत होना। आई फॉर नाई, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडियन फियास्को, यानी कि गेट हैवी फेलियर, भारी असफलता, हाथ लगना। बात करें नंबर 7 की। लिखा हुआ है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड वो इंसान है जो सुबह जल्दी उठता है। समवन हु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द पर्सन इज कॉल्ड अर्ली बर्ड। अ पर्सन हु वेक्स अप या राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग क्या कहलाएगा, अर्ली बर्ड, सुबह जल्दी जागने वाला। और जो देर रात तक जागता है, जो देर रात तक जागता है, देर से सोता है, वो कौन है, नाइट आउल। ठीक है, तो अर्ली बर्ड सुबह जल्दी जगने वाला, नाइट आउल देर से सोने वाला, देर से सोने वाला, देर तक नहीं, देर से सोने वाला। ठीक, नंबर 8 में हमने लिखा हुआ है एग ऑन। एग जो कि अंडे की इंग्लिश है, अगर हम उसमें ऑन लगा दें तो किसी इंसान को कोई काम करने के लिए भड़काना, उकसाना या प्रेरित करना, स्पेशली नकारात्मक कार्य करने के लिए, ये एग ऑन कहलाता है। आप ये मान लीजिए कि एग ऑन पर सबसे ज़्यादा वर्ड पूछे गए हैं। अगर एग में हमने प्रपोजिशन ऑन लगा दिया तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। और एग ऑन में, एग ऑन का मतलब हो जाता है कोई काम करने के लिए भड़काना या प्रेरित करना। जब हम किसी इंसान से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो कोई काम करने के कहने के लिए अर्ज वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अर्ज वर्ड का। तो अर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, किसी इंसान से कोई काम करने के लिए कहना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एग ऑन। इसके सिनोनियम की बात करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे कजोल, CAJOLE, CAJOLE, कजोल। क्या हो जाएगा, कोई काम करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना या भड़काना। ठीक है ना। तो फाइनली एग ऑन का मतलब कोई काम करने के लिए उकसाना, भड़काना। इसका जो सिनोनिम बनेगा क्या बनेगा, अर्ज बनेगा या कजोल बनेगा। बात करें नंबर 9 की, बहुत सरल है, बहुत ध्यान से सुनना है बस आपको। लेंड योर ईयर, जब हम किसी इंसान से कोई बात कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो हम सामने वाले से बोलते हैं कि लेंड मी योर ईयर, मुझे अपना कान दो। मतलब क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यानी कि जब हम किसी इंसान से ध्यान से सुनने के लिए बोलें, टू स्पीक समवन, किसी इंसान से कहना, क्या करने के लिए कहना, टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनने के लिए, तो ये हमारा कहलाएगा
lend your ear, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना या ध्यान सुनने के लिए कहना। वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी क्या है? वाइट एलिफेंट लगाते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो महंगी बहुत है और उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। आप उसको, उसके खर्चे जो है वहन नहीं कर सकते। बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ ले ली आपने और आप उसका खर्चा नहीं वहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी गाड़ी को हम लोग बोलेंगे वाइट एलिफेंट। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए ज़रा। पहले एक साल में ऑप्शन जो आया था, ट्रबल माने मुसीबत, और जो मुसीबत दे वो क्या है, ट्रबल सम। संपत्ति ऐसी कोई चीज़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोजीशन। तो ट्रबल सम पोजीशन इसका ऑप्शन बन सकता है, अ वाइट एलिफेंट, ठीक है ना। या पोजीशन हार्ड टू मेंटेन, या हार्ड टू, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगा है या करना मुश्किल है, क्या कहलाएगा, वाइट एलिफेंट। तो एक ऐसा सफ़ेद हाथी जो आपने खरीद तो लिया लेकिन उसके खर्चे आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए एक प्रकार से अफोर्डेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वाइट एलिफेंट लगा सकते हैं, ठीक है। बात करें नंबर 11 की, रेज आईब्रो। आईब्रो आप जानते हैं, रेज माने उठ जाना। रेज आई, जब आपके चेहरे पे शिकन आ जाए, देखिए आप जब अपनी भौहें उठाते हैं तो आपके माथे पे शिकन आ जाती है। क्यों आ जाती है? आप चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बस रेज आईब्रोज का मतलब यही हो गया। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा चिंतित यानी कि वरीड, या आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंतित या आश्चर्यचकित होना, टू बी वरीड और टू बी सरप्राइज्ड, ठीक है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड our 11 ऑफ द आइडियम्स। इट्स टाइम टू रिवाइज दम अगेन। क्या हो जाएगा? आई फॉर एन आई, जैसे को तैता तैसा, इट मीन्स टेट फॉर टैट। सी आई टू आई विद मतलब सहमत होना यानी कि एग्री। इंडियन स्मोक, कोई काम करने में, कोई काम किया लेकिन असफलता हाथ लगी या काम जो है व्यर्थ असफल हो गया, गो इन वेन। असफलता हाथ लगने के लिए मुहावरा लगाते हैं इंडियन फियास्को। फियास्को माने भारी असफलता होता है। ये वन वर्ड में हैवी फेलियर के तौर पे आ चुका है। पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। एट द 11th माने हो जाएगा एट द वेरी फाइनल मोमेंट। गिव इन अप रो, पर्याप्त आज़ादी देना। ईट योर वर्ड्स, अपने कहे हुए शब्द वापस लेना, क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। अर्ली बर्ड का मतलब हो जाएगा जल्दी उठने वाला। नाइट आउल का मतलब देर तक, देर से सोने वाला, ना देर तक नहीं। एगॉन का मतलब कोई काम करने के लिए भड़काना, प्रेरित करना। सिनोनिम क्या होगा? अर्ज हो जाएगा या कजोर हो जाएगा। बात करें नंबर 9 की, हो जाएगा लैंड योर ईयर, ध्यान से सुनना, या किसी इंसान से बोलना कि आपको मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वाइट एलिफेंट ऐसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं जो बहुत महंगी है, उसका खर्चा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आपने खरीद तो लिया लेकिन वो प्रकार के लिए आपके लिए सफ़ेद हाथी हो गई है। बात करें नंबर 11 की, रेज आईब्रोज, टू बी वरीड और टू बी सरप्राइज। ऐसी कोई चीज़ जो आपकी आईब्रोज को रेज कर दे, इट मीन्स वो आपको चिंता में डाल रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको आश्चर्य में डाल रही है। फिलहाल आपने फियास्को के सिनेमा में आप डिबक कर लिख लिया होगा और ये सारे मुहावरे आप जो है नोट कर लीजिएगा। आज हमारे जो मुहावरे हो गए वो ए से ई तक कंप्लीट हो गए हैं। हो सकता है ई वाले मैं शायद कल थोड़े से और डालूँ। बाकी जो मुहावरे हमने लिखे हुए हैं उनको आप मेंटेन करके कॉपी में लिख कर रिवाइज़ कर लीजिए। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि कैसी प्रॉब्लम है। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। और एक चीज़ और है, जिन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है इंग्लिश, उनसे ये आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी पढ़ लें जिनको मुहावरे या कोई चीज़ इंग्लिश में दिक्कत कर रही है, ताकि वो उसको अच्छे से पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम लोग कल के टर्न पे एक लेक्चर और डालेंगे जैसे कि रोज़ कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि बहुत जल्द हम लोग ग्रामर पे भी कुछ सेशन डालना शुरू करेंगे पर डे। तो जिन बच्चों को ग्रामर पर दिक्कत हो रही है वो परेशान ना हो। आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर हम लोग ग्रामर का भी एक सेशन डालेंगे ताकि आप शुरुआत से बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर भी पढ़ सकें, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज़ करके ध्यान से सीख सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे, तब तक के लिए धन्यवाद।